वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश मालविया और जैसा कि आपको पता है हम लोग साइंस के मोस्ट आईएमपी चैप्टर वाइज 1500 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में ये हमारी थर्ड क्लास है जो कि है पाचन तंत्र पे वेस्ट। इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं हम, कोशिका और ऊतक। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। बाकी मैं आई बटन पे भी उन्हें लगा दूंगा। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस अगर देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ कराए हैं उन सबको मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है। ऐसा नहीं कि बस एमसीक्यू बता दिया और आंसर बता दिया जाने दिया, ऐसा नहीं, उनको डिटेल से मैंने समझाया है। और साइंस के जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे ही याद होते हैं। आज की क्लास भी हम बढ़िया से करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस क्लास में आज शुरू में थोड़ा सा 5 मिनट में आपको पढ़ाऊँगा डायग्रामेटिक और वीडियो के थ्रू। एक एनिमेशन में वीडियो लाया हूँ तो इससे मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा, फिर आप बढ़िया आराम से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के आंसर लगाना। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरी रहेगी तो वो मैं बीच में आपको बताते चलूँगा। उसकी स्लाइड्स भी मैंने 1-2 अटैच करी हुई हैं। तो चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको एक ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल यानी कि मानव पाचन तंत्र दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पाचन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से, और ये कहाँ तक चलता है, एनस तक चलता है। तो ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ये जो इंग्लिश में दिख रहा है इसको देख के डरना नहीं, मैं हिंदी में भी बताऊँगा आपको, सभी नाम बता दूँगा हिंदी में। बाकी कोशिश करना कि आप इंग्लिश में नाम याद रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। अभी कैसे होता है, क्या होता है, मैं अभी आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगा। अभी आप केवल इन अंगों के बारे में जान लो। देखो मुंह से पाचन स्टार्ट होता है। यहाँ पे सैलाइवरी ग्लैंड्स लगे हुए हैं, दिख रहे हैं, 3 हैं। कितने हैं? 3। एक ये है, 1, 2 और ये 3 है ना। तो ये 3 सैलाइवरी ग्लैंड से आपको दिख रहे हैं। सैलाइवरी यानी कि जिनसे लार निकलती है, ठीक है ना, जिनसे मुंह में लार निकलती है, ठीक है, जिससे स्टार्च का पाचन होता है, वो अभी अपन देख लेंगे आगे। लेकिन इन तीनों का अगर आपको नाम याद रखना है तो ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, ये कान के पास होता है, इसका नाम ज़रूर याद रख लेना। इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही नाम है। ये जो आगे वाला है ना, इसका नाम है अधोजंब ग्रंथि, या फिर लिख लो सबलिंगुअल ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड लिख लेना। ठीक है, बाकी आगे भी आएगा। और ये पीछे की तरफ है, इसका जो नाम है, ये वाली है, इसका नाम है सब मैंडिकुलर या अधोजिह्वा, क्योंकि ये जीवा के पीछे होते हैं और ये जीभ के आगे होते हैं। तो ये 3 अपने सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इनसे सैलाइवा निकलती है। ठीक है। अगला जो अपना पार्ट आता है वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस इसी को अपन हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रसनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है आगे समझेंगे अपन। ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट आता है, जो अपना भोजन यहाँ से अपना आ जाता है स्टमक। स्टमक अब मतलब हमारा जो आमाशय है, इसमें आ जाता है। खाना कहाँ आ जाता है? स्टमक में आ जाता है। तो देखो अभी आप घबराना नहीं, बिल्कुल पूरा अपन एक एक समझेंगे कि किस में क्या होता है, कैसे क्या क्रिया होती है, सभी अपन समझेंगे। अगली स्लाइड में आप सब कुछ समझ जाएंगे। अभी आप केवल इनके नाम याद रख लो सीरीज़ से कि खाना कहाँ से चला है। खाना हमारा मुंह से चला है, यहाँ पे इसमें लार मिल गई, फिर ये अपना एक कुछ ईसोफेगस में आ गया यानी कि ग्रसनी में आ गया। यहाँ पे इसके गोल 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 लड्डू बन गए यानी कि बोलुस बन गए, जो अब कहाँ पे टपक आएंगे? अपने स्टमक यानी कि आमाशय में आ जाएंगे। यहाँ से कुछ निकलेगा जठर रस, जिसे आमाशयी रस बोलेंगे। ठीक है ना। उससे इसमें कुछ क्रिया होगी तो फिर ये कायम में कन्वर्ट हो जाएगा, कायम, है ना। अभी यहाँ पे बोलुस में था फूड, यहाँ पे कायम में कन्वर्ट होगा। तो मैं अभी बताऊँगा ये कैसे हो रहा है सब चीज़। तो यहाँ से कायम में कन्वर्ट होके यहाँ से एक पाइलोरिक वाल्व लगी होती है। यहाँ से ये फूड, ये पकवास है यानी कि ये डेडुनम में एंटर करेगा। फिर यहाँ से ये छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत से ये जब छोटी आंत बड़ी आंत में मिलेगी तो यहाँ पे एक जगह होती है, इसे बोलते हैं अपन अपेंडिक्स है ना। ये दिख रहा है ना, ये कोई काम की नहीं होती है, ये एक अपना कह सकते हैं कि फालतू का अंग है, पहले कभी काम आता होगा। अपेंडिक्स है। तो ये बड़ी आंत से यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है, तो ये बड़ी आंत में खाना जाता है। फिर ये बड़ी आंत से ये अपना यहाँ पे रेक्टम एक वो होता है, मतलब एक थैला होता है जहाँ पे जो मल है वो स्टोर होता है और ये एनएस के थ्रू बाहर निकल आता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर और ये लीवर लगा हुआ है ना। तो लीवर से हमारा बाइल जूस निकलेगा, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होगा
और ये फिर इसमें आ जाएगा अपने किस में, डोडेनम यानी कि पकवासय में। और यहाँ पे पेंक्रियाज लगा हुआ है, इसे अपन बोलेंगे अग्नाशय। ये एक मिक्स ग्रंथि होती है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। तो इससे भी कुछ रस निकलेंगे, गॉल ब्लैडर से भी निकलेंगे। ये सब कहाँ पे मिलेंगे, ये अपने डोडेनम में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसको विस्तार से थोड़ा सा। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपने कर लिया तो समझ लो आपका पूरा पाचन तंत्र आपका हो गया। ये आपका बहुत ज़रूरी है ये डायग्राम। ठीक है, तो अब अपन इसको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन मुंह में पाचन शुरू होता है अपना, तो मुंह पे पहुंचते हैं। कहाँ है मुंह, ये अपना मुंह है। तो मुंह में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते थे, मैंने बता दिए थे आपको। एक होता था पैरोटिड, एक होता है सबलिंगुअल, एक होता है सबमेंडिकुलर। तो ये 3 ग्लैंड थे। तो यहाँ से अपने डिफरेंट एंजाइम निकलते हैं। तो एक एंजाइम होता है एमाइलेज। तो एमाइलेज जो होता है वो जो हमारे भोजन में स्टार्च होता है, उसका स्टार्च मतलब कोई देखो भोजन में 3-4 चीज़ें होती हैं। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है ना, और इसके अलावा खनिज और लवण होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पाचन तीनों चीज़ों का होता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर। तो देखा होगा जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो शुरू में वो खाते ही जैसे ही थोड़ी देर आप चबाएंगे तो वो मीठा मीठा लगना लगेगा। तो ये कौन करता है ये काम, ये करता है एमाइलेज। तो एमाइलेज किसका पाचन करता है मुँह में, एमाइलेज अपना जो पाचन करेगा स्टार्च का शुगर में करेगा। चलो अगला अपन पहुँचते हैं, इससे नीचे अपन पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक ईपोग्लोटिस होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा सा ईपोग्लोटिस, अच्छा इसका अलग से। अभी यहाँ पे देखो ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होगा, अब खाना अपने मुंह से बिल्कुल वो लड्डू टाइप बन के इसमें आ गया है ना पूरा, मतलब कि बिल्कुल उसको अपन ने क्या किया, पीस के यहाँ पे आ गया है। कहाँ पे, ईसोफेगस यानी कि ग्रसनी में आ गया है। तो यहाँ पे होगा क्या, ग्रसनी में ये ना इसके बोलुस बन जाएंगे, बोलुस मतलब लड्डू बन जाएंगे। और ये ग्रसनी में कैसा मूवमेंट होता है, कैसी इसका मूवमेंट होता है, इसमें क्रमांकुचन टाइप यानी कि पेरिस्टेल्टिक। जैसे कि सांप देखा है ना, सांप के अंदर वो कुछ जाता है ना ऐसे करके, वो है ना, जैसे कि उसने मुंह से खाया और बीच में फिर मोटा 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 होता जाएगा, बीन शेप। ठीक है ना, तो ऐसा ये बिल्कुल ऐसी फूलेगी, इस टाइप से खाना इसमें जाता है। तो उस क्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुंचन। अगला खाना हमारा कहाँ पे पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है। स्टमक से 3 चीज़ें निकलती हैं, वो ध्यान रखना है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये म्यूकस। ये 3 चीज़ें अपने स्टमक से निकलती हैं, है ना। इसके अलावा स्टमक से लाइपेज भी निकलता है थोड़ा बहुत, तो अभी थोड़ा बहुत निकलता है इसलिए उसको नहीं लिखा है। तो देखो सबसे पहले पेप्सिन। तो पेप्सिन का जो काम होता है, वो जो प्रोटीन होता है ना खाने में, उसको ना पेप्टोन्स में तोड़ते हैं। किसको, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ते हैं। बात को ध्यान रखना, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देगा। जो इसमें अम्ल होता है HCl, वो बैक्टीरिया को मार देगा। मीडियम को, जो भी खाने का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देगा। और जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी कि जो भी खाना है उसको और तोड़ देगा। देखो देखा होगा ना, अम्ल क्या करता है, ज़मीन पे भी पटक दोगे तो बिल्कुल पूरी मिट्टी को वो क्या कर देता है, जला देता है ना। तो ऐसे ही वो खाने को भी जला देगा। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जब HCl इतना खतरनाक होता है तो ये तो हमारा जो पेट के अंदर, सॉरी हमारे आमाशय के अंदर निकलता है, तो ये हमारे स्टमक को भी जला देना चाहिए, स्टमक का भी ख़त्म कर देना चाहिए इसको। हाँ जी बिल्कुल कर सकता है ये, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर एक लाइन पाई जाती है, म्यूकस की लेयर पाई जाती है, उसे अपन बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। तो यही हमें प्रोटेक्ट करता है इस HCl एसिड से। तो कभी कभी इसमें ये जो हमारी जो लेयर है ना, म्यूकस लाइनिंग, ये कमज़ोर पड़ जाती है, या फिर इसमें कुछ गोली दवाई खाने से, है ना। जैसे कि एक वायरस होता है H पाइलोरी, यानी कि उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगर ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है कई बार, तो वो इस पे इफेक्ट कर देता है ना, तो वो इसकी दीवार को तोड़ देता है, जिससे फिर ये ना पेट अपना खुद का पाचन, आमाशय खुद का पाचन करने लगता है। और आमाशय में क्या पड़ने लगती हैं, कह सकते हैं कि उसमें ना जाली पड़ने लगती है, ठीक है ना, उसमें छेद हो जाता है आमाशय में, और जो मल के साथ ब्लड आने लगता है। ठीक, तो अभी 2 चीज़ पढ़ ली अपन ने, मुंह में पाचन पढ़ लिया और स्टमक में पाचन पढ़ लिया। ईसोफेगस में पाचन नहीं होता है, यहाँ पे उसके लड्डू टाइप बनते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ अपन ने कवर कर ली। अगला अपन पहुँचेंगे कहाँ पे, इसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं लीवर पे। तो देखो लीवर
को यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखो लीवर जो है ना सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। इसका वजन होता है 1.5 से 2 किलो। इससे पित्तरस का स्रावण होता है, मतलब पित्तरस इससे निकलता है। और पित्तरस कहाँ स्टोर हो जाता है, ये जो गॉल ब्लैडर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हरा हरा ये एक थैली लटकी हुई है ना, यहाँ पे पित्तरस को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। तो यहाँ से पित्तरस निकलता है। स्टोर्स ग्लाइकोजन, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमें मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा किस फॉर्म में मिलती है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज के फॉर्म में अब हमें हमारे शरीर को हो सकता है कि जितना ग्लूकोज बना उसकी ज़रूरत नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने पास, कौन, लीवर रखता है। तो ये बात ध्यान रख लेना कि लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और इसकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है, जैसे कि कभी कभी हम जैसे व्रत रहे किसी दिन, ठीक है ना, या फिर किसी दिन खाना नहीं मिलेगा, भूख लग रही होगी, तो होता क्या है कि हमें भूख लगती है। क्या लगती है, भूख लगती है। तो जब भी हमें भूख लगेगी ना, तो ये जो ग्लाइकोजन है ना, इसमें ना ग्लाइकेनोजेनेसिस हो जाएगी। ग्लाइकेनोजेनेसिस की जो क्रिया होगी उसमें ये जो ग्लाइकोजन है फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में मिल जाएगा और हमारी भूख मर जाएगी। तो होता है ना, भूख, अभी भूख लग रही है और थोड़ी देर खाना नहीं खाया तो फिर भूख मर गई है ना, फिर 4-5 घंटे तक भूख ही नहीं लगती है ना, 3-4 घंटे तक तो नहीं लगती है। तो वो होता क्या है, हमें जो ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से हो जाती है, इस जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना हमारे लीवर के अंदर, तो वहाँ से हमें एनर्जी मिल जाती है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। इसका अगला काम है वो है जो डेड आरबीसी है ना उनको बिलीरुबिन और बिलिरुबिन में कन्वर्ट करना। तो जो आरबीसी है ना, लाल रक्त कणिका, वो जब मर जाती हैं शरीर के अंदर तो उनको ना पीले कलर की जो बिलीरुबिन और बिलिरुबिन में ये कन्वर्ट कर देता है। अगला इसका काम है यूरिया का सिंथेसिस, है ना। तो यूरिया का सिंथेसिस का काम भी ये करता है। अगर हम सिंपली बोलें तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी इसी के अंदर होता है। अगला होता है कि बिल्ट आरबीसीज इन एम्ब्रायो, जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण जब माँ के गर्भ के अंदर वो चिपका होता है ना भ्रूण, एम्ब्रायो, तो उसकी जो आरबीसी बनेंगे उसके अंदर जो रक्त बनेगा, लाल रक्त बनेगा, वो भी कहाँ पे बनता है, लीवर में ही बनता है। और इसका एक और काम है विटामिन को स्टोर करके रखना। कौन से, ए और डी, विटामिन ए और डी को स्टोर करके रखना। तो आपको ये 4 चीज़ समझ में आ चुकी हैं। अगला जो है हमारा, अब हम यहाँ से थोड़े नीचे चलेंगे। गॉल ब्लैडर का मैंने आपको बता दिया है, बाइल जूस को स्टोर करता है, यहाँ पे लिख दिया है बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। अगला है पेंक्रियाज। तो ये दिख रहा है ना पेंक्रियाज, ये पत्ते जैसा कुछ निकला हुआ है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, तो जब मैं एंजाइम हार्मोन पढ़ाऊंगा ना तब डिटेल से बताऊंगा। तो इससे मिक्स ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिससे एंजाइम भी निकले, हार्मोन भी निकले। तो एंजाइम का काम, एंजाइम इसमें से कितने एंजाइम निकलते हैं, एक निकलता है ट्रिप्सिन, एक निकलता है एमाइलेज, एक निकलता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का काम है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज लिपिड्स यानी कि फैट यानी कि वसा को डाइजेस्ट करता है। तो तीन अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एमाइलेज पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज किसको डाइजेस्ट कर रहा है, लिपिड यानी कि वसा को। इसमें एक हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन, और ये कहाँ से निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है बीटा सेल से। और बीटा सेल कहाँ होती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, है ना। ये लैंगरहैंस की दीप समूह कहाँ पे पाए जाते हैं, या दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, पेंक्रियाज में पाई जाती हैं। उनमें भी 3-4 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ऐसी सेल होती हैं। तो उनमें भी जो एक सेल होती है बीटा सेल, वहाँ से इंसुलिन निकलता है। और ये इंसुलिन क्या करता है भैया, ये जो इंसुलिन है ना यही जाएगा इसके पास, किसके पास, लीवर के पास, और यही इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, यही इसको प्रेरित करेगा कि भैया ये ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो कह सकते हैं कि ये अपना ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है ना। कौन करता है, इंसुलिन ही करता है ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल। बात आ रही समझ में। चलो, इसको पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं, जो इससे निकलता है ना पेंक्रियाज से जो भी रस निकलता है। तो देखो पूर्ण पाचक रस क्यों बोलेंगे भाई, प्रोटीन का, है ना, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का, सभी का पाचन तो इसमें हो रहा है, तो इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोलेंगे। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया अपना। अब अपन आते हैं छोटी आंत पे, ठीक है ना। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक होता है ये डोडेनम, है ना, और एक होता है ये इलियम,
देखो डोडेनम, इलियम, जेजुनम ये होते हैं, इनको इतना मत समझो आप, बस डोडेनम को समझो, ये पकवासे होता है, पकवासे में ही यहाँ से बाइल जूस, यहाँ से ये पैंक्रियाटिक जूस और यहाँ से ये खाना, ये सभी आके यहीं पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये इलियम पार्ट होता है यहाँ पे, और ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो डोडेनम में सब आके मिल जाते हैं, इसे अपन पकवासे बोलेंगे। तो यहाँ पे छोटी आंत में होता क्या है, छोटी आंत में अपना जितना भी खाना है, देखो सभी पूर्ण पाचक रस यहाँ से आया, तो जितना भी जो अभी अपना फूड बचा हुआ है, जो पाचन यहाँ पे बचा हुआ है, देखो अभी काय का पाचन हो गया, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा प्रोटीन का पाचन हो गया यहाँ पे, अभी मेन फैट का पाचन तो बचा ही हुआ है ना, तो फैट का पाचन होगा। ठीक है ना, कहाँ पे, पेट, यहाँ पे होगा, कहाँ पे, छोटी आंत में। देखा होगा ना लोगों की तोंद निकलती है, तो तोंद कहाँ पे निकलती है, यहीं पे निकलती है ना जहाँ पे छोटी आंत होती है, तो वहीं पे फैट का पाचन होता है, तो फैट वहीं पे जम जाता है पाचन होके ही। ठीक है ना, चलो तो हम देखते हैं छोटी आंत में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। सबसे पहले तो देखेंगे कि सारा डाइजेशन, अब जितना भी बचा हुआ है वो सब डाइजेशन अब कहाँ होगा, छोटी आंत में। यहाँ पे लिखा होगा विली या विलाई, है ना, जो विली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। अब देखो जो भी हमने खाया पिया, है ना, जो भी हमने क्या किया, खाया पिया, उसमें से अब जो भी विटामिन, जो भी हमें प्रोटीन या फिर जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी बॉडी को, वो सभी एब्जॉर्ब होंगे, किसके द्वारा, इस विलाई के द्वारा। विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि चूस लेती हैं सारे के सारे रस को, जो भी हमारे इसमें खाने में, जो भी हमारे फूड में था। अगला जो है पेप्टाइड्स, है ना, पेप्टाइड क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, सुक्रेज शुगर का डाइजेशन करते हैं, एमाइलेज पॉलीसेकेराइड का, और एक चीज़ होती है यहाँ पे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल जूस। तो ये जो बाइल जूस निकला था ना, यहाँ से ऐसे करके ये आया था, तो ये क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि जो बसा होता है ना उसका एमल्सिफिकेशन करता है, उसको तोड़ देता है, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया, छोटी आंत में सभी चीज़ का पाचन हो जाएगा। इसके बाद ये जो खाना जाएगा ये कहाँ पे जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है ना, बड़ी आंत में जाएगा, और जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उस पार्ट को बोलते हैं अपन सीकम, और वहीं पे लगा होता है छोटू सा अपेंडिक्स, है ना। कभी कभी इसकी बीमारी भी हो जाती है, तो ये फालतू का अंग है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ दिनों में ये ख़त्म ही हो जाएगा, है ना, ये अपेंडिक्स। तो यहाँ पे अपेंडिक्स लगा होता है, कहाँ पे, छोटी आंत बड़ी आंत जहाँ पे मिलती है उस जगह को सीकम बोलते हैं, उसके नीचे अपेंडिक्स। तो बड़ी आंत का कोई काम नहीं है, बड़ी आंत का एक ही काम है, ये जो कुछ पानी जो बच जाता है खाने में उसको एब्जॉर्ब करता है, और कुछ आयंस को एब्जॉर्ब से कर लेता है। बाकी ये खाना यहाँ से घूम घाम के, है ना, पानी वानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये रेक्टम में आ जाएगा, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और एनएस के थ्रू बाहर निकल आएगा। तो आई थिंक आपको पूरा पाचन तंत्र अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा ये अभी अपन समझेंगे, इससे पहले अपन चलो समझ ही लेते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो नेसल कैविटी है, ये लिप्स है, देखो खाना यहाँ से गया, ये जीभ है, टंग है, दिख रही टंग, एक सेकंड, है ना, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, ये टंग दिख रहा है आपको। अभी देखो होता क्या है, कभी कभी अपन को खाते टाइम हिचकी चलती है ना, तो मैं एपिग्लोटिस का बोल रहा था समझाने का, तो वो मैं वही समझा रहा हूँ। तो ये खाना अपने यहाँ से मुँह से अंदर आया, और यहाँ पे देखो अब ये कॉमन डक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से अपनी सांस आ रही है। ठीक है ना, यहाँ से जो भी सांस आ रही, तो देखो जब भी खाना यहाँ से आएगा ना, तो ये जो इपिग्लोटिस दिख रहा है ना आपको, ये कुछ ऐसा, तो जैसे ही खाना आएगा ये इसको पुश कर देगा, और ये द्वार, ये वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कौन सा दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये वाला दरवाज़ा आपका बंद हो जाएगा, जिससे खाना ये अपनी ये लैरिंग्स यानी कि श्वास नली में ना जाए। जैसे अगर खाना कभी गलती से श्वास नली में चला जाता है तो अपन को हिचकी चलने लगती है, और खाना फिर जनरली नाक से ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इपोग्लोटिस का काम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था, तो अभी मैं आपको वीडियो बताता हूँ, वहाँ पे अपन पूरा क्लियर करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन आंसर अपने आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो शो कर देता हूँ, देखो ये वीडियो है, इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी। ये देखो मुंह से पाचन स्टार्ट हो रहा है, ये देखो जैसे ये पर्पल कलर का ये खाना है, दांतों ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ये हमारी जीभ है, और ये देखो 3 ये जो सैलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गए, इनसे सैलाइवा निकला, है ना, और ये जो सैलाइवा इसमें मिला खाने में, तो यहाँ पे अपना स्टार्च का पाचन हो गया है ना, काय में, शुगर में। अब ये देखो ये इपोग्लोटिस बंद हो रहा है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये जो खाना जो आ रहा है ना,
ये देखो ये जो खाना है ये ईपोग्लोटिस को अभी पुश करेगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये है ना, तो ये खाना आया है ना, ये फेरिंग्स, ये देखो ये अभी ईपोग्लोटिस को क्या कर देगा, ये बंद कर दिया। अब ये खाना कहाँ चला जाएगा हमारा, ये हमारा चला जाएगा ईसोफेगस में। कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस, यानी कि ग्रसनी में चला गया, ठीक है। जैसे कभी कभी हम बात करते हैं तो ईपोग्लोटिस बंद नहीं होता है, तो वो खाना उधर चला जाता है, तो हिचकी चलने लगती है। अब ये देखो ये बोलस, ये मूवमेंट होता है, इसे अपन बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, यानी कि क्रमानुकुंचन। अब खाना हमारा जाएगा स्टमक में, तो स्टमक में जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पे 3 चीज़ अपन ने पढ़ी थी, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, है ना। तो ये तीनों यहाँ पे इसमें मिल जाएंगी और यहाँ पे इसका ये ब्रेक डाउन कर देंगी। अब ये एक बोलस था, अब ये काइम में कन्वर्ट हो गया, काइम में कन्वर्ट हो गया, और ये अभी यहाँ से ये पाइलोरिक वॉल्व की, ये देखो ये अभी ये केमिकल पाचन हो गया, अब ये इसका मैकेनिकल पाचन हो रहा है। ये देखो ये हिल रहा है ना स्टमक, तो यहाँ पे मैकेनिकल, अब देखो काइम में कन्वर्ट हो गया, अब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये देखो पाइलोरिक स्पिंस्टर, यानी कि यहाँ पे एक पाइलोरिक वॉल्व लगी होती है, उसके थ्रू जाता है, जिससे कि ये खाना वापस इसमें अपने आमाशय में ना आए। अब ये खाना जाएगा डोडेनम में, डोडेनम यानी कि पकवासे में जाएगा। अब लीवर और ये पैंक्रियास से जूस निकलेंगे, पैंक्रियाटिक जूस निकला, अपन ने पढ़ा था पैंक्रियास में क्या क्या होता है, और लिवर से वाइल जूस निकला, और ये एंटर कर गया कहाँ पे, अपने इलियम में, है ना। अब अपन यहाँ पे खाना पहुँच गया हमारा, छोटी आंत में पहुँच गया, अपन ने पाचन देख लिया था छोटी आंत में कैसे, सीकम जो पार्ट था वो क्या था हमारा, छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है, अपेंडिक्स भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर है, होता है अपेंडिक्स। और ये बड़ी आंत में जैसे ही खाना जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से पानी जो बचा हुआ है उसका अवशोषण हो जाएगा, और ये यहाँ से ये एनाल के थ्रू, यानी कि एनएस के थ्रू बाहर निकल आएगा, ठीक है। चलो इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक। चलिए एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या है ना, देखो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्लास को, तो इस वजह से मेरा लैपटॉप आपको पता है ना थोड़ा सा उसमें चिप की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है, तो मोबाइल से आपके लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन है, अब आप आंसर लगा सकते हैं कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुँह में, मुख में प्रारंभ होती है, आपको पता ही है, मैंने पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है। तो देखो मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है, ये आपको अभी मैं बता देता हूँ। ये होती है हमारी 8 से 12 मीटर, अगर मीटर में बोले तो, यहाँ पे फीट में बोला है तो लगभग 32 फीट लंबी होती है ना। तो एवरेज अपन मान लें तो 10 मीटर लंबी, यानी 10 या 30, यानी कि 30 फीट 32 फीट ऐसा समझ लेना। तो ये अप्रोक्सीमेट लगा देना आप लोग। तो इतनी लंबी होती है, वो थोड़ा ऐसे ऐसे जिगजैग होती है ना, इसलिए अपन को नहीं पता। 12 मीटर लंबी समझ लो आप, है ना, 10 से 12 मीटर। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं। स्वदंत मतलब बुद्धि के दांत, है ना, बुद्धि वाले दांत होते हैं, अकल की दाढ़ निकल आई, तो ये 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है ना। और 4 मतलब कि एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ, 2 ऊपर 2 नीचे, है ना, ऐसे करके होती हैं ये 4। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो ये कौन सा द्रव्य है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य, कैल्शियम फॉस्फेट है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, दांत के इनेमल का कर्बूरण, है ना, दांत का जो इनेमल है इसका कर्बूरण मतलब कि अपन कह सकते हैं, कर्बूरण मतलब जो पीला पीला कलर हो जाता है, वो दांत थोड़े से हो जाते हैं ना गंदे से, तो वो किस कारण हो जाता है, वो जो इनेमल किस कारण घिस जाता है और फिर वो पीला पीला पड़ जाता है उसमें गड्ढे टाइप, तो वो होता है पानी में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण होता है, ठीक है ना, याद रख लेना इसको। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होते हैं। तो देखो जो दूध के दांत होते हैं ना, है ना, वो एक बार टूट जाते हैं फिर से उगाते हैं, तो वो कितने दांत होते हैं, दूध के दांत कितने दांत होते हैं, तो वो 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, जो कि 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखो प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, खनिज नहीं होता, तो क्या होता है, कैल्शियम होता है। वेरी गुड, क्या क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। आप लोग भी अभी मैं लाइव में आप आंसर कर सकते हैं इसका, ठीक है। 8, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो अभी आपको बताया था दांतों में जो विकृति किसके कारण आती है, वो आती है आपके फ्लोरीन के कारण, ठीक है ना। तो दांतों का फ्लोराइजेशन हो जाता है ना। दांत की क्षय रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, तो अधिकांश टूथपेस्ट में दांतों का क्षय रोकने के लिए
क्या होता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड मिलाते हैं अपन, ठीक है ना। दांतों का क्षय रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाते हैं, फ्लोराइड मिलाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो आप आयोडाइड लगा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं तो कितने चवर्णक। चवर्णक मतलब होता है आपका इसको अपन बोलते हैं मोलर, इंग्लिश में बोलेंगे। जो चबाने वाले दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 12, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं ये 12 होते हैं। कितने होते हैं ये, 12। तो देखो आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम लेके आया हूँ, यहाँ पे दांत का विन्यास लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ ये जो 2 दांत होते हैं ये कृंतक होते हैं। मैं आपको देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो आप समझ लेना, एक तरफ के बता रहा हूँ तो इससे आप समझ लेना कि ये राइट हैंड साइड और ऊपर भी सेम रहेंगे। इस तरफ ये आधे हैं, फिर ये आधे इस तरफ, और सेम टू सेम इसके ऊपर वाले जबड़े में। तो अभी आपको यहाँ पे देखो 2 आपके क्या हैं, कृंतक हैं या छेदक इन्हें बोलेंगे। इन्हें इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसीजर, यानी कि आई, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। रदनक भेदक, रदनक या भेदक इंग्लिश में इसे बोलते हैं कैनाइन। ये कितना होता है, एक होता है ना। अग्र चवर्णक यानी कि आगे के चबाने वाले, इन्हें बोलते हैं अपन प्रीमोलर। क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं भाई। और चवर्णक, चवर्णक अपने कितने, यानी कि इन्हें अपन बोलते हैं मोलर। तो ये कितने होते हैं भैया, ये 3 होते हैं। तो अपना दांत का फॉर्मूला कितना हो गया, 2 1 2 3। इन्हें जोड़ो कितने हो गए, 8। यानी कि 8 दांत आपके इस तरफ, 8 दांत आपके इस तरफ, 16, और यही सेम टू सेम ऊपर, यानी कि 32 दांत इंसान के होते हैं। तो ठीक है, नाम याद हो गए। ICPM यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, हिंदी में नाम लिखे हुए हैं। फॉर्मूला आपका 2 1 2 3, ये आपका टीथ फॉर्मूला होता है, ठीक। अब अपना अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। मतलब कि जीभ में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे कड़वाहट होती है, तो ये आपका है पिछला भाग। तो देखो कड़वाहट कहाँ होती है, पिछले भाग में आपके होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये डायग्राम है जीभ का। तो इसका जो पीछे का भाग है ना, यहाँ पे कड़वाहट महसूस होती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं, आप इसको अपन इंग्लिश में अगर बोलें तो बिटर, क्या बोल देंगे, बिटर। ये देखो PDF कट गया है यहाँ से, बिटर, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे अपना जो टेस्ट होता है वो होता है सॉर, यानी कि खट्टा, है ना, सॉर यानी कि खट्टा। और ये जो ब्लू दिख रहा है ये होता है सॉल्टी, यानी कि नमकीन एरिया होता है। और ये सबसे आगे का जो एरिया होता है स्वीट, यानी कि मीठा। तो देखो आप, अगर आप इसको एक स्टोरी से याद कर लो कि देखो किसी से अपने रिलेशन थे, है ना, और रिलेशन धीरे धीरे ख़राब हो ही जाते हैं, तो ठीक है ना नहीं होते वैसे। तो देखो पहले स्वीट रिलेशन थे, फिर रिश्तों में थोड़ा सा नमकीन पना आया, सॉल्टी हुआ, फिर वो थोड़े क्या हुए, खट्टे हुए, और फिर वो हो गए कड़वे, है ना, कड़वाहट आ गई रिश्तों में, ठीक है ना। तो ये बेटर से मतलब कि बद से बदतर होता जा रहा है ना सिस्टम। तो सबसे आगे होता है स्वीट यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा, और ये कड़वा। तो ये 4 पार्ट आपको याद रख लेना है जीभ में, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं। तो देखो खट्टे स्वाद के लिए आपको कहाँ पे होंगी, तो अभी मैंने बताया था खट्टा स्वाद कहाँ होगा, पार्श्व, यानी कि जो आपकी साइड होगी ना वहाँ पे, है ना, दिख रहा है ना आपको, है ना। ये खट्टा स्वाद कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना, ये साइडों में, है ना। इसे अपन बोलते हैं पार्श्व पार्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार अपने स्टार्च के पाचन में मदद करती है। स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में अपना पाया जाएगा, अभी बताओ कौन सा एंजाइम पाया जाएगा। एक तो ये टाइलिन पाया जाता है, एक एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। एक एमाइलेज याद रखो, है ना, और एक टाइलिन याद रखो अभी फ़िलहाल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सलाइवा का लाभ नहीं है, यानी कि लार का कौन सा लाभ नहीं है। तो निगलने में मदद करती है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि खाना थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है। यह शरीर में RBC की वृद्धि कहाँ से कर देगी, ये तो गलत हो गया। मुख तथा दांतों को साफ रखती है, बिल्कुल रखती है। होंठों और जिह्वा की गति को अनुकूल बनाने में और बोलने में मदद करती है, बिल्कुल, ये तीनों सही हैं, ये दूसरा वाला गलत है। तो यही आपका आंसर बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा, ये वाला, है ना, B आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है, डायस्टेस। तो डायस्टेस एंजाइम अपना कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से।
कहाँ से निकलेगा, ये भी लार ग्रंथि से। तो लार ग्रंथि से अपने अब 3 एंजाइम हो गए, एमाइलेज, टाइलिन और डाइस्टेस। ये 3 एंजाइम कहाँ से निकल गए, अपने लार से ही निकलते हैं, ठीक है ना। और एमाइलेज स्टार्च का शुगर में पाचन करता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में रिक्त स्थान एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो आमाशय में अपन ने पढ़ा था कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो ये करता है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टॉन्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आमाशय ग्रंथि कोई पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। आमाशय में जो पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं तो वो कौन सी हैं, तो देखो अम्ल स्रावी हो नहीं सकती, भित्ति कलश कोशिकाएं हैं नहीं है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना, मुख्य कोशिकाएं होती हैं जिन्हीं से अपना पेप्सिन निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, तो कौन से पाचन अंग में अम्ल होता है, तो आपको पता है आमाशय से निकलता है, कौन सा अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, ठीक है, और किसी से नहीं निकलता अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय से निकलता है, तो अभी बता दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। आप लोग भी आंसर देते रहिए लाइव कमेंट में। 21, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे कहाँ पे संग्रहित करते हैं, तो वो उसे करते हैं प्रथम आमाशय। उनके ना 2 आमाशय होते हैं, तो पहले यहाँ पे खा लेंगे, फिर बैठ के बढ़िया मुंह चलाते रहेंगे, फिर उसका पाचन करते रहेंगे। तो पहले प्रथम आमाशय में उसे वो स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में X अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, ये कौन सा अम्ल है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि जो आसंजित श्लेष्माभ एडहेरेंट म्यूकॉइड या क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से, है ना, आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। तो देखो क्या होता है, मैं इसको समझा दूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है मिस प्रिंट या मिस टाइप हो गया है। देखो एडहेरेंट म्यूकॉइड यानी कि अगर इनको कह सकते हैं अनुकूल श्लेष्माभ, है ना, तो जो म्यूकस की जो झिल्ली होती है ना, अनुकूल जो झिल्ली होती है ना, वो क्षारीय पदार्थों की बनी होती है और वो हमारे आमाशय के भीतरी आवरण को क्या कर लेती है, ढक लेती है, यानी कि प्रोटेक्ट कर लेती है। और वो किससे करती है, एक तो करती है HCl से करती है और दूसरा करती है पेप्सिन से। अब यहाँ पे HCl नहीं दिख रहा है तो पेप्सिन लिखा हुआ है। तो जो पेप्सिन और HCl अपने आमाशय में बनते हैं ना, उनसे सुरक्षा करती है श्लेष्मा झिल्ली, है ना, यानी कि म्यूकोसा लेयर, है ना, इसे ही अपन एडहेरेंट म्यूकॉइड या फिर क्षारीय, है ना, पदार्थ से बनी होती है। तो ठीक है, इसका समझ में आ गया। ये फिर से बता देता हूँ कि एडहेरेंट म्यूकॉइड क्षारीय पदार्थों द्वारा, मतलब वो एडहेरेंट म्यूकॉइड है, क्षारीय पदार्थों से बनी होती है, वो भीतरी आवरण को ढक लेती है और ये किससे अपन को बचाती है, ये प्रभाव से, इससे अपनी क्या करती है, श्लेष्माभ पर पेप्सिन के प्रभाव को ये क्या करती है, रोकती है ना, यहाँ पे रोकना लिखा होना चाहिए था, है ना, ये काम करती है। किस किस के प्रभाव को, पेप्सिन का प्रभाव नहीं पड़ने देती और HCl का प्रभाव नहीं पड़ने देती। 24वां क्वेश्चन है, अम्लीय श्रवण, यानी श्रवण नहीं है ये श्रावण होगा, किसकी विशेषता है, तो अम्लीय श्रावण कहाँ पे होता है, तो ये हमारा होता है, कहाँ पे होता है भैया, ये जठर में। जठर मतलब कि वही गैस्ट्रिक, है ना, गैस्ट्रिक मतलब आमाशय, आमाशय में होता है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो प्रोटीन किस में बदलेंगे भाई, प्रोटीन हमारे पाचन क्रिया के उपरांत बदलेंगे अपने किस में, एमिनो एसिड में। प्रोटीन से ही एमिनो एसिड बनती है। अगला क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो एमिनो एसिड की आवश्यकता जाहिर सी बात है किसके संश्लेषण के लिए होगी, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव के लिए अर्ध अनिवार्य है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अर्ध अनिवार्य, अर्ध मतलब कि आधा अनिवार्य माना जाता है। तो देखो 8 से 9 एमिनो एसिड हैं जो बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं, तो वैज्ञानिकों में इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये हैं वेलिन, मिथाइनिन और ल्यूसीन। ये 3 जो क्या है ना, ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। लेकिन ये जो हिस्टिडीन है ना, ये क्या करता है, ये ना जो एमिनो अम्ल होते हैं ना, उनको निकालने में ये मदद करता है, मतलब कि अमीनो अम्ल के संश्लेषण में ये मदद करता है। तो भाई जब ये मदद करता है तो ये भी अनिवार्य हुआ कि नहीं हुआ, तो कुछ वैज्ञानिक इसको अनिवार्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो इसलिए इसे अर्ध अनिवार्य की श्रेणी में रखा गया है हिस्टिडीन को। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है,
तो देखो जठर में प्रोटीन के पाचन के लिए अनुकूल परिवेश यानी कि अनुकूल वातावरण क्या है? क्षारीय बिल्कुल नहीं, अम्लीय हाँ बिल्कुल, एसिड निकलती है तभी तो वहाँ पे पाचन होता है। उदासीन बेसिक क्षारीय का ही वो है, ठीक। तो समझ में आ गया, अम्लीय मीडियम होगा जठर में। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? अभी मैंने आपको बता दिया था, पेप्सिन बदलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं? देखो पेप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, टाइलिन एक एंजाइम है, गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है मेरे दोस्तों। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है भैया, ये गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, ठीक है ना। और ये हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन ये हार्मोन क्या करता है? ये हमारे आमाशय से पेप्सिन, HCl और म्यूकस इसको निकालने के लिए आमाशय को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम ना इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अब क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने आज आपको पढ़ा ज़्यादा दिया है ना क्लास में आगे, तो अपन उनको ना अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना भी, लाइक भी करना, शेयर तो कर ही देना, और मेन बात चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप परिवार को अपने को बढ़ाएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, और मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं आपको ऐसी ही वीडियोस लेके आऊँ, और बिल्कुल क्वालिटी वीडियो लेके आऊँ, ना कि बकवास वीडियो लेके आऊँ। और ये जो आंसर जो हैं बिल्कुल वेरीफाई आंसर मैं आपको बताता हूँ, सभी आंसर मैंने आपको सही बताए हुए हैं। तो ठीक है ना, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सुरेश मालविया सर्च कर लेना टेलीग्राम में, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो कल मिलेंगे 8 बजे दूसरी क्लास में, और जल्दी ही मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लाऊंगा। देखो अभी ये जो लाइव आ रही है तो ये प्रीमियर में लाइव आ रही हैं, तो इनमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं आंसर, मैं आपकी आंसर देखूंगा, लाइव में भी देख लूँगा। लेकिन अभी मेरा लैपटॉप थोड़ा सा क्या है, उसका ना चिप ख़राब हो गई है, तो वो अभी देखते हैं कब तक उस सुधर के आएगा, सेंटर पे ही अभी, तो फिर अपन लाइव क्लास लेंगे तो और मज़ा आएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।